नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिन है रविवार। तो आज बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी, क्योंकि आज के वीकली विश्लेषण में जो संडे स्टोरी है जाहिर सी बात है बिहार चुनाव पे बात करनी होगी, क्योंकि बिहार के चुनाव का जो प्रचार है अपने चरम पर पहुंच चुका है। मेरे ख्याल से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 2 दिन बचे होंगे पहले फेज़ का वो चुनाव प्रचार खत्म होने के लिए। अब ऐसे में इस पहले ही दौर के प्रचार में कई चीज़ ऐसी निकल के आई जिसने बिहार के चुनाव को बहुत गरमा दिया, और ख़ास करके भाषा जो इस्तेमाल हुई उसके तो क्या कहने। अब भाषा दोनों तरफ से थी। अब राहुल गांधी ने मंच से कह दिया कि मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। उसके बाद बीजेपी में ऐसी खलबली मची, ऐसी मिर्ची लगी कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह और नीचे स्तर पर उतर गए और अबे अबे के कहने लगे, और न सिर्फ वहाँ तक रुके बल्कि इटली तक करंट पहुँचाने की बात कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कांग्रेस ने भी मोदी जी के पुराने सारे बयान निकाल दिए, जिसमें उन्होंने मुजरा तक कहा था कि इंडिया गठबंधन मुजरा करती है वोट के लिए। खैर, मैं आपको एक झलक उन सब जो बातें, जो शब्द इस्तेमाल हुए, एक छोटी सी झलक आपको सुनाता हूँ। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। देखो लखीसराय वालों, बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तो लखीसराय में दबे, उसका करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में जाकर। लेकिन ये भाषा का स्तर और ये भाषा पे एक दूसरे पर इतना गुस्सा, या यूं कहें कि एक दूसरे के खिलाफ इतना जहर उगलना, ये बताता है कि ये बिहार का इस बार का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इसमें सभी का बहुत कुछ दांव पर लगा है। बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट राहुल गांधी के लिए लिटमस टेस्ट है कि वो सिर्फ बातें ही अच्छी करते हैं, या उनको जो जोश जगाते हैं, जो यात्राएं करते हैं, उन्हें वोट में भी तब्दील करते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी को यूं लग रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। नीतीश कुमार तो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार आखिरी पारी खेल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किलात है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को न सिर्फ अपनी सत्ता बचानी है बल्कि ब्रांड मोदी को भी बचाए रखना है। क्योंकि हाल फिलहाल में जितना डेंट उनके सबसे बड़े ब्रांड मोदी जी के नाम को लगा है, उतना पहले कभी नहीं लगा था। वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने किया हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, कुछ और बहुत सारी चीज़ें। बहुत बड़ा डेंट ब्रांड मोदी को लगा है, और मुकाबले में ब्रांड राहुल बहुत तेज़ी से ऊपर आया है। एक तो वो साख बचानी है, चुनाव जीत कर बताना है कि नहीं, ब्रांड मोदी आज भी जिंदा है। और दूसरा, जो चक्रव्यूह बीजेपी ने रचा था, उस चक्रव्यूह में खुद ही फंसती नजर आ रही है। बीजेपी को लगा था कि इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में गड़बड़ियां रहेंगी, लेकिन यहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएंगे और नीतीश कुमार को चेहरा बना के आगे करेंगे बिना नाम लिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद महाराष्ट्र वाला गेम खेलेंगे। लेकिन अब वो दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हैं और नीतीश कुमार प्लान बी पर ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। तो इन्हीं सब बातों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश। तो अभिज्ञान भाई, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस बार जाहिर सी बात है, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर तो वही बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव अपनी पीक पर पहुंच गया है। ये नाच अबे, इटली तक करंट जाना चाहिए, या मुजरा, ये सब दरअसल विज्ञान भाई, ये बिहार चुनाव कहाँ जा रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, अब तो सभी चुनाव इन डायरेक्शंस में जाता है, तो बयानों के हिसाब से तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। लेकिन अब बिहार का अपना संगीत का कलर है, और उनका अपना एक लोकगीत का कलर है। मैं बिहार का चुनाव एक बार कवर कर रहा था,
तो मैंने भी फोटो भी फेसबुक ने शेयर की थी, तो मैंने भी आगे शेयर कर दी। तो खूब मैंने बैठकर वैशाली में ढोलक बजाई, मंजीरा बजाया, वहां पर लोगों के साथ लोकगीत के सुने जो चुनाव पर वो बनाते हैं। तो बिहार में ये सब होता है, ये सब रंग है। अब ये अलग वाला रंग है। ये रंग उस मकसद से बनाया गया है कि हम किसी को हर्ट करें, मतलब पॉलिटिकली चोट पहुंचाएं, किसी को हम जो है किसी पर कटाक्ष करें। जबकि बिहार का जो असली रंग है गीत संगीत का, जिसमें मैंने कहा कि मैंने खुद बैठकर ढोलक मंजीरा बजाया है, महीनों महीनों रिपोर्ट करते हुए अलग अलग बिहार चुनाव में, तो वो रंग तो चुनाव के लिए लोगों को जागृत करने का है, प्रेरित करने का है, बताने का है कि चुनाव हो रहे हैं और आप कैसे वोट डालिए, कैसे चुनिए। तो वो एक अलग परंपरा है बिहार की। ये वाला जो आप बता रहे हैं और जो चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो विपक्ष के एक दूसरे के प्रति प्रहार का, ये मतलब विपक्ष पर जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको निशाना बनाना है, विपक्ष के लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं उनको निशाना बनाना है। तो ये वो सब वाला कलर है। ये मूल लोक बिहार का जो संगीत है, साहित्य है, लोकगीत है, ये उसका कलर नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं। लेकिन भाई सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी कहते हैं कि लोगों से कि अगर आप वोट के लिए प्रधानमंत्री को कहोगे कि स्टेज पे नाचो, वो नाच भी लेंगे। और फिर अगले दिन राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि मेरी माँ असली बहादुर थी, प्रधान नरेंद्र मोदी डरपोक प्रधानमंत्री है। तो ये तो एक ऑपोजिशन लीडर कहेगा ही, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो फूल बरसाएगा। लेकिन बीजेपी को इतनी तकलीफ क्यों हुई इस चीज से कि सीधा चुनाव आयोग तक शिकायत लेके पहुंच गए, ऐसा क्या हुआ? नहीं, अब इसे मैंने कहा ना कि ये सब बातें, चूंकि अब सोनिया गांधी का एक बयान था, अगर आपको याद हो, बहुत ज्यादा उस पर विवाद हुआ था और मसला बना था। और गुजरात में को लेकर जब उन्होंने रेफरेंस में कहा था मौत का सौदागर, और बहुत बड़ा हंगामा हुआ था इसको लेकर। तो अब ये बयानों के प्रहार तो होते ही हैं, और इसमें स्वाभाविक है बीजेपी रिएक्ट करेगी, उसको बुरा लगेगा, और बीजेपी का भी अपना अधिकार है रिएक्ट करने का। अब प्रधानमंत्री को, जैसे कि हम दोनों लोगों ने अग्री किया इस बात को कि किसी की भी मां को गाली देना गलत है, लेकिन अब उसके कितने तथ्य सबूत और किसने प्रेरणा दे दी, किसने बता दिया कि आप गाली दीजिए, लेकिन वो मुद्दे में तब्दील हुआ, उसको बीजेपी ने भी एक बड़ा मुद्दा बनाया। तो ये सब अब चुनावी स्तर जो हो चुका है, उसमें ये सब होने की उम्मीद मुझे किसी भी तरफ से कोई नई नजर नहीं आती है। एक तरफ बोलेगा, एक रिएक्ट करेगा, तो ये बातें मुझे बिल्कुल भी नई नहीं नजर आती है। जहां तक अब जैसे राहुल गांधी का आप ये बयान का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल लाजमी है बीजेपी के लिए इसके ऊपर रिएक्ट करना। फिर प्रधानमंत्री के बयानों का जिक्र करिए इन द पास्ट, वो भी कितनी लंबी लिस्ट है। तो उस पर जब विपक्ष रिएक्ट करता है तो बीजेपी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो अब ये तो तरीके बन गए। अब ये बदलेंगे नहीं। अब वो दिन चले गए कि बड़े बड़े नेता को, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, अब मतलब एक नाम लिया मैंने, और भी बहुत थे, जो भाषा संयम और वाणी संयम और इस तरह की बातें लाखों हजारों की भीड़ में कहें, मंचों पर जाकर कहें, तो ये दिन लद गए। जी। अभी मैं लेकिन एक चीज बताइए भाई, आपने इतने बिहार के चुनाव इतने देखे, लोकसभा हो विधानसभा हो, इतने सालों से कवर कर रहे हैं। अभी जो बिहार का चुनाव जो इस बार चल रहा है, गठबंधन लड़ रहे हैं, तो कहने को एनडीए वर्सेस महागठबंधन, लेकिन लड़ाई कुछ और ही अंदर खाते में लग रही है। एक तरफ लग रहा है कि नीतीश कुमार शायद निपट सकते हैं, एक तरफ लग रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ खेल कर सकते हैं, एक तरफ लग रहा है कि कांग्रेस अपने रिवाइवल की स्टोरी लिखना चाहती है। अब तक जितना बिहार के चुनाव का जो प्रचार अब तक हुआ है, जहां पहुंचा है, यहाँ आपका अब तक का निष्कर्ष क्या निकल रहा है इस बार? नहीं, निष्कर्ष तो बहुत सीधा सीधा मेरे लिए अभी तक जितना मैं बात करके और देखकर समझ पाया हूं, क्योंकि खुद नहीं यात्रा कर रहा हूं, तो नहीं, इसलिए मैं माफ कीजिएगा, मैंने निष्कर्ष शब्द, निष्कर्ष तो खैर 14 तारीख को निकला। आपको मतलब महक क्या आ आकलन। रही है, महक? जी, जी। हाँ, आपका प्रश्न था आकलन का। आकलन बिल्कुल सही। जो मुझे लग रहा है अभी तक वो ये है कि पहला 3 आकलन है मेरे, बात करने और सुनने और अलग अलग रिपोर्टिंग्स को देखने के बाद। पहला पॉइंट, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा कर चुकी है असेंबली के हिसाब से पिछले चुनाव में, क्या बीजेपी उस परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर कर पाएगी? पहला पॉइंट, जो बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का
पावर का डिस्पेंसेशन आज भी वही है, नरेंद्र मोदी भी वही है और अमित शाह भी वही है। ठीक है, तो इसी कॉम्बिनेशन से बीजेपी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो पहली चीज कि क्या वो उसको रिपीट करेगी, बेहतर करेगी। दूसरी चीज, ज्यादातर ये धारणा बैठ चुकी है कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है और उनकी पार्टी अलग अलग लोगों के हाथों में है, चाहे लल्लन सिंह हो, चाहे पूर्व आरएसएस से जुड़े हुए संजय झा हो। तो क्या नीतीश कुमार का उस तरह का वोट होगा कि नीतीश कुमार अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएंगे? अगर ये धारणा और बैठती है कि भाई अगर मैं ये कहूं कि भाई किसी का ये आखिरी मौका है, तो जनता ये सोचती फिर मौका देने की जरूरत ही क्या है जब आखिरी है। और उसका दूसरा ये भी हो सकता है कि आखिरी मौका है तो फिर आप पूरा मौका दीजिए। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कि एक नए प्लेयर की एंट्री हुई है जिससे आप, मेरे राजनीतिक आकलन से, आप सीटों की तो कोई बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते, यानी कि प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर वो फैक्टर हो सकते हैं जो वोटों को काटने में प्रभावित करे। किसके अंततः वो काटेंगे ज्यादा वोट, ये 14 को बहुत दिलचस्प होगा देख पाना। अभी तक लगता है कि ज्यादा प्रहार वोट काटने में उनका जेडीयू पर होगा, जिस तरह से वो खुद मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरह से वो खुद इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो वो जेडीयू की सरकार, सम्राट चौधरी और जितने भी लोग हैं, वो जेडीयू और नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। अभिज्ञान भाई, इस विधानसभा चुनाव में एक चीज है जो मुझे थोड़ी अखरी है, थोड़ी अलग लगी है और थोड़ा चंबा भी हुआ है। आज जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज डेट है 31 अक्टूबर। आज अब तक जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं अब तक की बात पे बताता हूँ कि हाल फिलहाल में मुझे कोई ऐसा विधानसभा चुनाव याद नहीं आता जहां बीजेपी लड़ रही हो और प्रधानमंत्री ने खुद ये ना कहा हो कि आप कैंडिडेट को मत देखिए, सिंबल देखिए, मुझे वोट दीजिए, या फिर बीजेपी ने ना कहा हो कि मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए, मोदी जी को मजबूत कीजिए। ये पहला चुनाव है। प्रधानमंत्री अब तक उनका 6 या 7 रैलीज कर चुके, एक बार भी ये चीज नहीं बोली। और ना बीजेपी की तरफ से किसी नेता ने अब तक ये कहा है कि बिहार में जिताइए, मोदी जी को मजबूत कीजिए। एनडीए 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 के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। क्या ब्रांड मोदी कमजोर हो रहा है उसकी निशानी है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि स्ट्रेटेजिकली बीजेपी इस बात पर बहुत जोर से चल रही है कि ये नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं इलेक्शन को। तो एनडीए, नीतीश कुमार, ठीक है। हालांकि पहले आपने बिल्कुल सही कहा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। इस बार नहीं, यहाँ मैं बदल डिसएग्री जाती आपसे, है यहाँ या यहाँ बिगड़ जाती यहाँ है। भाई मैं आपसे, यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जी जी। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे के नाम पे कहा जा रहा था कि वो लीड कर रहे हैं, लेकिन वोट मोदी के नाम पे ही मांगा जा रहा था। इधर नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक घोषित नहीं किया है। और अमित शाह, मोदी दोनों बच रहे हैं इस तरह की किसी भी बात को कहने से। तो चीजें बड़ी अलग है दूसरों से अब तक बिहार में। हाँ, ये बात मैं आपकी मानता हूं। आपका डिसएग्रीमेंट मैं समझ रहा हूं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में बीजेपी अपने कैलकुलेशन लगा रही है ना। बीजेपी अंततः देखना चाहती है कि 14 को तस्वीर क्या बढ़ती है। और साथ में नीतीश कुमार कहा जाते हैं, क्या करते हैं, साथ ही रहते हैं या कुछ और, कोई उनके दिमाग में कोई नई उपज आ गई है या कोई नई स्थिति आ गई है। तो बीजेपी इसको बहुत नाप तौल के चल रही है। दूसरी बात, बीजेपी ये जानती है कि पिछले असेंबली इलेक्शन से इस बार का विपक्ष ज्यादा मजबूत है ना, जो एक बड़ा फर्क है। हालांकि कांग्रेस ने सीट बांटने में, जैसा कि खुद आपने अपने एक प्रोग्राम में सही पॉइंट आउट किया था, काफी गड़बड़ी कर दी है। और मतलब अब तो लोग मुझे बता रहे हैं कि 11 से 14 कैंडिडेट ऐसे तैयार करके खड़े कर दिए गए हैं जो अपने आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये तो अगर कांग्रेस ने किया तो रणनीतिक तौर पर महामूर्खता है कांग्रेस की। लेकिन फिर भी एक ऑपोजिशन वहां पर है कांग्रेस जिसमें नजर आ रही है, जो पिछली बार से फर्क है। आरजेडी तो हमेशा से रही है, वो तो लोकल पार्टी है। तो ये सब चीजों को देखते हुए बीजेपी बहुत चतुराई से अपना राजनीतिक खेल खेल रही है। तो वो देखना चाहती है कि अंततः क्या स्थिति उभर के आती है और कौन किस तरफ जाता है और उनकी क्या सिचुएशन होती है। मैं बार बार इस चीज को लोग नकार रहे हैं या
शायद इस पर चर्चा ज्यादा नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी की अपनी परफॉर्मेंस क्या होती है ये बहुत क्रूशल है, क्योंकि बहुत अच्छा अपने आंकड़ों के हिसाब से एक तरह से आप मान सकते हैं, एक तरह से मैं कह रहा हूं, सीधे तौर पर नहीं, राजनीति में कहा जाता है ये बात, एक तरह से वो अपने ऑप्टिमम पे जा चुकी है पिछली बार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि वहां से बीजेपी कहां परफॉर्म करती है। जी आपने भाई बिल्कुल सही कहा। बीजेपी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और कांग्रेस की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जी दोनों पे नजर रहेगी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अब टिकट में जो भी हुआ अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा बिलो 50 एज के जो लोगों को टिकट दिया है वहां पर एक ट्राई किया है, जो युवा चेहरा देने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस को। खैर, तेजस्वी यादव को सीएम घोषित कर दिया इंडिया महागठबंधन ने। एक उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिए, मुकेश सहनी। अब अल्लाह वरू कह रहे हैं कि और 3 मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एनडीए ने आज, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज ही के दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया। 30 से 36 सेकंड, 36 सेकंड में घोषणा पत्र जारी हुआ है और पूरा फंक्शन खत्म। मैंने तो अपने 26-27 साल के पत्रकारिता कैरियर में इतना छोटा सा घोषणा पत्र जारी करता फंक्शन कभी नहीं देखा। खैर, एक मैसेज क्लियर आज जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत नाराज है और एनडीए में ठीक नहीं है चीजें। तो क्या नीतीश कुमार भी बीजेपी की तरह प्लान बी पे काम कर चुके होंगे या कर रहे होंगे भाई? उनका इतिहास तो बिल्कुल साफ साफ ये बताता है प्रदीप जी कि अगर कोई प्लान भी है तो आपके मेरे जानने समझने से पहले नीतीश कुमार उस पर काम कर चुके होंगे। पूरे उनकी जिंदगी की राजनीति यही है। मैंने आपको एक बार याद दिलाया था ना कि लालू यादव ने उनको संसद में कहा था, मैं पार्लियामेंट में उस दिन था, कि जितने दांत इनके मुंह में है नीतीश कुमार के उतने पेट में है, और हम लोग तो दोनों साथ बड़े हुए हैं, और जो कि सच है। तो अगर कोई प्लान बी है तो वो नीतीश कुमार बना चुके होंगे, नीतीश कुमार नहीं। इसीलिए तो बीजेपी इतना केयरफुल होके अपनी पोजीशनिंग कर रही है, चल रही है ना, क्योंकि नीतीश कुमार वेट नहीं करेंगे, नीतीश कुमार कोई नतीजे आने का इंतजार नहीं करेंगे। अगर उनको प्लान बी समझ में आ रहा है कि उनके लिए जरूरी है, उनके लिए कारगर है, उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उनकी बार्गेनिंग पावर के लिए जरूरी है, तो वो प्लान भी बना चुके होंगे। वो अभी ज्ञान प्रकाश की राय का या ओपिनियन का इंतजार नहीं करेंगे, उन्होंने जीवन में कभी नहीं ऐसा किया। नहीं, नहीं, मैंने अभी प्लान बी वाला इसलिए पूछा कि उनकी पार्टी के अंदर भी आधे लोग तो ऐसे हैं जो मोदी जी के भक्त हैं। वो हम्म, उस एक जमाने में नीतीश के ही भक्त हुआ करते थे। जैसे आपने भी कुछ नाम लिए, पहले भी आप कई बार नाम ले चुके हैं। तो हम्म, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि भाई बीजेपी तो चुनाव नतीजे आने के बाद जेडीयू के 2 फाड़ भी कर सकती है। खैर, वो अलग बात है, बात की बात है। प्रशांत किशोर पे थोड़ा सा आपका चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त। प्रशांत किशोर जितनी बड़ी फोर्स बन के उभरे थे, अब जैसे जैसे भाई चुनाव नजदीक जा रहे हैं, जो वहाँ हमारे साथी हैं वहां पर, मेरी भी वहां बात हुई बहुत से लोगों के वहां जो लोकल भी हैं पत्रकार, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने जिस दिन ये तय किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे खुद, उसी दिन उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। और धीरे धीरे जो 10% पे लोग उनको 10 से 12% वोट शेयर दे रहे थे, धीरे धीरे करते करते वो 6, 5, 6 पे आ चुका है। और उम्मीद नहीं है कि ऊपर बढ़ेगा, उससे नीचे जाएगा। आपका तो हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, आपको भी लगता है कि प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जो खुद चुनाव मैदान में नहीं उतरे? हाँ, मैं मानता हूं। और आप जो कह रहे हैं और आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं बिल्कुल सटीक प्रश्न है। इसलिए क्योंकि देखिए, अभी मैं इत्तेफाकन शहाबुद्दीन पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें नहीं जाऊंगा। मतलब देखिए, बिहार की कड़वी सच्चाई को भी तो समझिए ना। बिहार यूपी की सच्चाई क्या है? बाहुबलियों का प्रदेश है, उसकी सब लोग मदद लेते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, लालू, नीतीश। अरे बैकग्राउंड भी तो देखिए ना। तो अब प्रशांत किशोर को लेकर एक बड़ी धारणा पैदा हो रही है, मेरी भी बात होती है लोगों से, कि अभी बने तो कुछ है नहीं और चुनाव मैदान में उतरे नहीं, भाषण इंटरव्यू बहुत बढ़िया बढ़िया दे दिए, तो अभी कुछ बनने से पहले ही किंग मेकर हो गए हैं क्या वो लोग? जैसे मैंने आपको कितनी बार ये बात कही है कि राहुल गांधी के मन में लोगों का परिवर्तन उसी दिन आया जब राहुल गांधी लोगों में उतरे ना। नहीं तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं क्या उनका परसेप्शन था। तो प्रशांत किशोर फंडामेंटल गलती ये कर रहे हैं, हालांकि वो तो इतने करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया दूसरों को राजनीतिक सलाह देकर, अपने आप को भी सलाह दे ले वो। तो मेन पॉइंट ये है कि लोग देखना चाहते थे कि वो आए मैदान में। अब फर्क समझे?
तो भाई या तो वो वाकई कोई 20-25% की पार्टी होते और उसके नेता होते और किंग मेकर होते, तो वो कोई जयप्रकाश नारायण तो है नहीं ना, वो कर्पूरी ठाकुर है। मतलब आप समझिए ना, एक नए एंट्रेंट है और मौका मिलना चाहिए नए व्यक्ति को, मैं ऐसा मानता हूं, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं हार होती या जीत होती, मैं चाहता, और आपके पॉइंट से एकदम 100% साथ हूं, कि वो उतरते मैदान में और उतर के किसी बड़े उम्मीदवार के सामने डंके की चोट पर जाकर खड़े होते। भारतीय राजनीति में बड़ा लंबा इतिहास है जायंट किलर्स का, जहां बड़े बड़े नेता दिग्गज हारे हैं, बड़े बड़े नेता किसी नए उम्मीदवार से, बहुत बड़ा इतिहास है। तो ऐसा अगर प्रशांत किशोर कुछ करते ना, तो लोग समझते, लोगों में ज्यादा मैसेज ये जाता कि हाँ ये आदमी उतर गया है। चाहे मान लीजिए, एक मिसाल दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल है, अब तो कोई मतलब नहीं इसका, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ लेते नीतीश कुमार के खिलाफ, नतीजा जो भी आता, लड़ लेते चुनाव। अमेठी में भी क्या हुआ है, किसने चुनाव जीता है? तो लोगों में संदेश जाता है ना कि फला आदमी उतर गया मैदान में, आ गया सामने। जी जी। तो वो जो आपने पॉइंट रखा है बिल्कुल सही पॉइंट है। उस संदेश की वजह से जो प्रशांत किशोर के वोट लाने के प्रतिशत की उम्मीद थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जब चुनाव आ रहा है तो वो थोड़ी गिरती जा रही है बजाय बढ़ने की, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं आए ना मैदान में। जी जी जी, मैंने कहा अरविंद केजरीवाल इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। उन्होंने शीला शीला दीक्षित को दीक्षित हराया, हाँ सामने है। हाँ। खैर, अब एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो बिहार चुनाव है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये एक लिटमस टेस्ट है। राहुल गांधी जो कांग्रेस में बदलाव कर रहे हैं, उसका लिटमस टेस्ट है। कृष्णा वरुण को भेजा, सब कुछ किया, जो भी है, कि वो कितनी संगठन पे मजबूती है, अलग अलग बातें करें। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार पहला बड़ा ऐसा चुनाव है, क्योंकि बिहार बड़ा इसलिए चुनाव बड़ा कि बिहार के लोग मेरे हिसाब से इस देश में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा समझदार है। राजनीति जिनको बाय बर्थ सीखी मिलती है मेरे हिसाब से। तो मोदी जी के जो हाल ही में जितने भी इंटरनेशनल हो, विदेश नीति हो, या जो ट्रंप के मामले हो, उसके बाद उनका भी लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। आपके हिसाब से किसका बिहार चुनाव, किसका असल लिटमस टेस्ट है? बीजेपी का है, मोदी जी का है, कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है, या नीतीश का है, या अपने तेजस्वी का? नहीं, सबका है, सबका बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक इक्वेशन ऐसी बन गई है, स्थानीय रूप से तेजस्वी और नीतीश का है, यंग फेस वर्सेस 20 साल की सत्ता का तजुर्बा बिहार में तकरीबन नीतीश कुमार। नेशनल लेवल पे सीधा नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। कि राहुल गांधी, अब जैसे बिहार जैसा प्रदेश है जहां मैंने शहाबुद्दीन का मेरे मुंह से नाम निकला, तो उसकी अपनी सच्चाइयां हैं, कड़वी सच्चाइयां हैं, वैसा यूपी है। तो क्या राहुल गांधी ये सब समझते हैं कि खाली दिल्ली में बैठकर और ज्ञानकर्ताओं के साथ उनको रणनीति बनानी आती है? जमीनी हकीकतों को राजनीति की समझते हैं? ये सब समझते हैं बाकी के लोग। नीतीश कुमार तो कितना बढ़िया समझते हैं, लालू यादव तो कितना बढ़िया समझते हैं, शहाबुद्दीन के नेता थे वो। तो मैं कह रहा हूं कि ये कड़वी सच्चाइयों को फैशनेबल होकर और पॉलिटिकल साइंस की मोरालिटी की बात करना, वो सबको लिए बड़ा अच्छा होता है। सब लोग भाषण में बात करते हैं ना, चाहे प्रधानमंत्री जी कह रहे, चाहे राहुल गांधी जी करें, लेकिन कड़वी सच्चाई तो जमीन पे होती है ना राजनीति की। जहां मुन्ना शुक्ला के परिवार का भी कोई लड़ेगा, जहां हर तरह के लोग भी लड़ेंगे, जहां कड़वे जातिगत और कठोर समीकरण होते हैं जिनको आपको टैकल करना होता है, तो ये सब राहुल गांधी का टेस्ट होगा कि क्या वो सीख गए अब ये उनका टेस्ट होगा। बीजेपी पहले से इन समीकरणों को समझती है, जानती है, उसका लाभ ले चुकी है, उसको बांध चुकी है अपने हक में। क्या बीजेपी दोबारा बांध पाएगी? उसका टेस्ट होगा। ठीक है, एक समय पे पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव की तर्ज पे पूरी अपनी राजनीति गरीबों से उठकर लालू यादव ने एमवाई पर केंद्रित करी। एक पूरा वो पीरियड चला, खासतौर पर वो पीरियड जब उनको राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना। क्या तेजस्वी यादव उसको रिपीट कर सकते हैं? उस दौर को रिपीट कर सकते हैं? तो ये सब चारों के टेस्ट है बराबर। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार स्थानीय तौर पर, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी
राष्ट्रीय तौर पर, क्योंकि जो भी बिहार पटना से निकलकर मैसेज जाएगा, जैसे लखनऊ से निकल कर मैसेज जाता था, उन्होंने अपनी किताब का टाइटल रखा था बेस्ट सेलर फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस, तो वो सीधे दिल्ली मैसेज आएगा, तो नेचुरल है। तो पटना से भी मैसेज सीधे दिल्ली आएगा। ये दोनों लोगों का दोनों तरह से बराबर का टेस्ट है। एक पॉइंट इसमें मैं जरूर ऐड कर दूं, बड़ा पॉइंट है जो फर्क डालेगा, क्योंकि अब चुनावी आकलन से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि लोकसभा और असेंबली रिपीट हो, ऐसा कोई फॉर्मूला तौर तरीका नहीं है। एक जमाने में तो सरकारें नहीं रिपीट होती, तब तो सरकारें भी रिपीट हो जाती कई बार। लोकसभा का पैटर्न क्या था और असेंबली का पैटर्न क्या होगा, इसके बीच की भी बहुत बड़ी बहस शक्ल लेगी, और यह बहस इस रूप में शक्ल लेगी कि क्या आप स्थानीय मुद्दों पर लोगों को कन्विंस कर पाए हैं। नीतीश कुमार कि हमने आपके लिए ये किया, और तेजस्वी यादव कि नीतीश कुमार ने आपके लिए कुछ नहीं किया। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो मैंने रिपोर्टिंग्स के जरिए देखा इस बार बिहार में लोगों को बोलते हुए। क्योंकि सेमी अर्बनाइजेशन जो है वो छोटे शहरों में पहले के मुकाबले देश के हर हिस्से में बढ़ा है, तो थोड़ा बिहार में भी बढ़ा है, लेकिन माइग्रेशन भी साथ में बढ़ा है, तो इसका मतलब काम की तो अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट हो पाई है ना बिहार में। जी जी जी, ये बहुत बड़ा मसला होगा मेरे लिए। जी जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा अभिज्ञान भाई की इस बार लिटमस टेस्ट तो सबका है, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ नेशनल मीडिया या सभी मीडिया में सब कह रहे हैं कि टाइट है, बहुत टाइट है। और जब जब हाल फिलहाल में मैंने देखा टाइट टाइट कहा गया है मुकाबला, तो मुकाबला एक तरफा हुआ है या क्लियर लोगों ने अब छोड़ दिया है कि किसी एक पार्टी को ही जिताने का मन ज्यादा बनाया होता। वो त्रिशंकु विधानसभा वाला हाल फिलहाल में नहीं देखने को मिलता, मुझे उम्मीद है बिहार में भी नहीं मिलेगा, पर उस पे हम अगली बार बात करेंगे। फिलहाल आज आपने वक्त निकाला फिर से हमारे साथ बस बिहार चुनाव को लेकर। एक 10 सेकंड का पॉइंट रख देता हूं आपको, जी, बस जी। एक 10 सेकंड का। ये जो पोलस्टर्स फेल होते हैं ना, ये जनता की मेहरबानी से ये सर्वे करने वाले फेल हो रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा आकलन मेरा खुद का अपना है, और मेरे दोस्त ने सारे पोलस्टर में उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, जनता का एक हिस्सा पेट में अपनी बात दबा लेता है, वो बताता नहीं है, जी, और इसीलिए नतीजा एक साइडेड आता है, कोई त्रिशंकु नहीं होता अब। जी जी जी, ठीक है अभिज्ञान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक मेरे ख्याल फर्स्ट फेज के आसपास हम बात करेंगे, या फर्स्ट फेज हो चुका होगा शायद, तब बात करेंगे। फिलहाल आज आपने वक्त निकाला फिर से हमारे लिए, आपका बहुत थैंक बहुत शुक्रिया। यू सो मच।